कि बहुत सारे लोग भारत में कमा नहीं पा रहे हैं। 7% का बात ऐसी है जो दिन भर के लिए 62 रुपए नहीं कमा। 65% of youth in India are jobless. और आप एक महीने में कितना कमा लेते हो? 2000 रुपए दे रहे हैं, बस 500-600। जो कमा रहे हैं वो बचा नहीं पा रहे हैं और जो बचा रहे हैं वो उसको निवेश नहीं कर पा रहे हैं। पैसा आज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन इससे भी एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो है एक और मिस्टेक बिजनेसमैन करता है, टर्नओवर बढ़ाने के चक्कर में आगे बड़ा उधार में बांटता रहता है। बहुत से लोग ना रिच हो रहे हैं लेकिन वो वेल्दी तो नहीं हो रहे ना। रिच हो जाने का मतलब ये है कि 100 करोड़ तो कमा लिए लेकिन 150 करोड़ का कर्जा हो गया। पैसा सुकून देने के लिए बनाया गया है, पैसे के गुलाम मत बने और गुलाम बन के अपना सुकून मत भंग करें। लोग अपने बैंक अकाउंट को बढ़ता देख के उनको डोपामाइन रिलीज होता है। पहले वो शौक इसलिए पूरा नहीं किया कि पैसा नहीं था, और बाद में शौक इसलिए पूरा नहीं किया कि पैसा खर्च हो जाएगा। बिल्कुल ठीक बात। जो शौक उन्होंने मारे थे वो शौक उनको मारने नहीं चाहिए थे, वो पोस्टपोन करने चाहिए। वो 99 के फेर में पड़ जाते हैं और फिर इस धरती से चले जाते हैं। हर कमाने वाला व्यक्ति क्रेडिट कार्ड की उलझनों में फंसा हुआ है, या अधिकतर लोग फंसे हुए हैं। बहुत से लोग ऐसा बोलते भी हैं कि मैंने क्रेडिट कार्ड से इतने पैसे कमाए। वो कमाई नहीं है, वो शब्द गलत है। अगर कमाए हैं तो उनको आप एक अलग डेबिट कार्ड में डाल के देखो ना, तो पता लगेगा कि ये कमाए गए हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं चित्रेश सोनी वापस से आपका स्वागत करता हूं एक नए पॉडकास्ट में। और आज हमारे गेस्ट हैं मेरे एक बहुत परम मित्र लोकेश जी। लोकेश जी वो व्यक्ति हैं जिन्होंने मुझे फाइनेंस की समझ दी, और आज मेरी फाइनेंस में कुछ भी बेहतर कर पाया तो लोकेश जी के मार्गदर्शन में ही कर पाया। लोकेश जी एक वो व्यक्ति हैं जिन्होंने अंडर 40 अपने आप को फाइनेंशियल फ्री भी कर लिया, और आज बहुत सारे लोगों को फाइनेंशियल फ्री करने में लोकेश जी हेल्प करते हैं। तो आइए हम सीधे पॉडकास्ट पे चलते हैं और मिलते हैं लोकेश जी से। लोकेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे पॉडकास्ट में। थैंक यू चित्रेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद अपने पॉडकास्ट पे मुझे बुलाने के लिए। और ये मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी कि हम यहाँ पर बहुत अच्छी बातें कुछ डिस्कस करने का हमें मौका मिलेगा। थैंक यू। लोकेश जी, पहला सवाल मैं आपसे यही जानना चाहूँगा कि या तो आदमी पैसे कमाने में इतना व्यस्त हो जाता है कि अपना शरीर तोड़ लेता है ना, शरीर से भी बड़ा अनफिट हो जाता है। आप बहुत संतुलित चीज़ें करते हैं, आपकी दिनचर्या भी बड़ी संतुलित है, उतना ही समय आप अपने शरीर के लिए भी निकाल पाते हैं। आप 50 के आसपास पहुंचने वाले हैं, पर आपकी फिटनेस अभी भी 35 वाली है। आप फाइनेंशियल भी बड़े फ्री हो गए हैं। तो सबसे पहला सवाल तो मैं यही पूछूंगा सर कि इतनी सारी चीज़ें कैसे मैनेज कर लेते हैं आप? देखो, ये मैनेज करना बहुत आसान काम है, और ये मैनेज करने के लिए ऐसा नहीं है कि सारी चीज़ें खुद मैनेज करनी होती है। आपको जब आपका एक होराइजन एक्सपेंड हो जाता है तो चीज़ें आपके अंडर अपने आप मैनेज होनी शुरू हो जाती है। जैसे एक इंसान अपने घर को नहीं संभाल पाता, एक इंसान एज ए CM पूरे स्टेट को संभाल रहा है, और एक एज ए PM पूरे देश को भी संभाल रहा है। तो इंसान उस सोने खाने पीने का वक्त उसको भी चाहिए। तो जैसे ही आपका होराइजन एक्सपेंड होते हैं तो वो चीज़ें आपके लिए आसान लगने लगती हैं। तो ये कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है, बस ये जिस दिन ये होराइजन एक्सपेंड हो गए उस दिन से ये चीज़ें आसान लगनी शुरू हो जाती हैं। वाह, बहुत बढ़िया। लोकेश जी, अक्सर देखा गया कि बिजनेसमैन में फाइनेंस की बड़ी समझ की तकलीफ़ होती है, क्योंकि फाइनेंस हमारे बेसिक एजुकेशन में नहीं है। आपने बहुत अर्ली एज में इस बात की आपको अवेयरनेस आ गई कि आपको फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होना है। ये अवेयरनेस के पीछे क्या एक्टिविटीज़ थी, या कौन सा इंसिडेंट था, या क्या वो कोई घटना दुर्घटना जीवन में ऐसी हुई जिसने मोटिवेट किया आपको कि मुझे जल्द से जल्द फाइनेंशियल फ्री होना है? तो क्या इंसिडेंट था वो? मैं कॉलेज में था तो मैं 3 साल मैंने अपना कॉलेज टॉप किया। उसके बाद अपनी प्रोफेशनल एजुकेशन के लिए मैं यूनिवर्सिटी गया, उसमें भी मेरा 2nd रैंक था। उसके बाद मैंने अलग अलग यूनिवर्सिटी से अपनी मास्टर डिग्रीज़ करी। तो कई मास्टर डिग्री करने के बाद और प्रोफेशनल डिग्री करने के बाद तब मुझे एक इंसाइट लगना शुरू हुआ कि इस एकेडमिक एजुकेशन का फाइनेंशियल से कोई ज़्यादा लेना देना नहीं है। बस ये हैंड टू माउथ, या फिर आप छोटा मोटा ठीक ठाक लाइफस्टाइल ऐसा कुछ कर सकते हो। और फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब इस चीज़ से नहीं है कि बहुत ज़्यादा पैसा हो। फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब इस तरीके से होता है कि आपका जो लाइफस्टाइल है उस लाइफस्टाइल से ज़्यादा आमदनी आपकी बिना आपके एफर्ट्स किए आ सकती है। तो लाइफस्टाइल किसी आदमी का कोई भी हो सकता है। तो तब मुझे ये इंसाइट हुआ कि इतनी पढ़ाई करने के बाद भी आदमी क्या फाइनेंशियल कंपल्शन में फिर भी रहता है, तो फिर ये एजुकेशन किस काम की है।
तो फिर मुझे ये एक एहसास ऐसा भी हुआ कि ऐसे तो इंसान सारी उम्र पढ़ता भी चला जाए और पढ़ने के बाद भी उसको ऐसा लगे कि सारी उम्र मुझे काम ही करना पड़ेगा, और काम ही करते रहने के बाद उसके पास वक्त ही नहीं बचेगा कि जब वो अपनी इस फाइनेंशियल जो चीज़ें उसने एक्वायर करी है उनको चेरिश भी कर सके। तो तब मुझे एक ऐसा इंसाइट हुआ, मैंने एक आत्ममंथन किया कि यार कॉलेज भी टॉप किया, यूनिवर्सिटी के अंदर भी पोजीशंस आई, डबल मास्टर डिग्री करी, प्रोफेशनल डिग्री करी, बैचलर करी, कई सारी और डिप्लोमा कोर्सेज करने के बाद सर्टिफिकेट कोर्सेज। तो मुझे जब आप चीज़ों के बहुत करीब पहुंचते हैं ना, तब आपको पिक्चर क्लियर होती है। दूर से तो आपको लग रहा होता है कि वो इंसान पता नहीं कितने सुहाने सफ़र में होगा या कितनी अच्छी मंजिल पे होगा। जब आप उस मंजिल के बिल्कुल पास पहुंचते हैं तब आप उसको फील कर पाते हैं। तो जब मैं ये करने के बाद इस स्टेज के पास पहुंचा एजुकेशन के बाद, तब मुझे ये इंसाइट हुआ कि ये इस रास्ते से ये चीज़ें नहीं आ सकती कि आपके पास टाइम फ्री हो। और जबकि मेरा ये मानना है कि इस प्लेनेट पे अगर आप आए हो तो आपको आपके लिए तो टाइम हो कम से कम। अगर आप अपनी मर्जी से अपना टाइम खराब करना चाहते हो तो खराब करने के लिए भी तो टाइम हो। लोगों के पास जीने के लिए टाइम नहीं है, तो ज़्यादा टाइम उनके पास कैसे बचेगा। तब मुझे ये अंदाज़ा लगा। और एक चीज़ मुझे और इंसाइट हुई कि अर्निंग करने के लिए ना काम करना ज़रूरी नहीं है। इस चीज़ ने मुझे बहुत बड़ा एक सोचने पे मजबूर किया कि लोग अर्निंग करने के लिए काम करते हैं, लेकिन अर्निंग करने के लिए असलियत में काम किए बिना भी काम चल सकता है। तो जब मुझे ये चीज़ का इंसाइट हुआ तो मुझे पता लगा कि ये कैसे हो सकता है। तो जब मैंने आत्ममंथन किया और जो स्टडी की, तो मुझे उससे ये एहसास हुआ कि अगर आपको चीज़ों को मैनेज करना आ जाए तो वो मैनेज की हुई चीज़ें आपका वो काम कर सकती हैं जिसके लिए आप अपनी ज़िंदगी, अपना टाइम, अपने एफर्ट्स या वो काम करने से बच सकते हो जो आपको पसंद नहीं है। तो उन चीज़ों के आत्ममंथन से फिर मुझे ये इंसाइट ऐसा हुआ, और फिर उसके बाद से मैंने अपनी जर्नी शुरू करने का फ़ैसला किया। और ये जर्नी शुरू करना अपने आप में अपने अंदर के सॉफ्टवेयर को बदल देना था। ये इतना आसान काम नहीं था कि अपनी सोच को बदल देना। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि काम मुश्किल था। काम मुश्किल से पहले अपनी सोच को बदल देना होता है। अपने अंदर के जो बचपन से लेके पढ़ोगे, लिखोगे, ये करोगे, वो करोगे, तो जो भी बातें हमारे दिमाग में डाली गई, उस सॉफ्टवेयर को अनलर्न करके दूसरे सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना, तो ये एक बड़ा चैलेंजिंग काम था जो आपके अंदर तक के दिमाग को हिला देता था। तो इसने मुझे एक ऐसा इंसाइट दिया जिससे मुझे एहसास हुआ। वाह। तो आपने सेविंग या इन्वेस्टमेंट किस उम्र से शुरू कर दिया था? देखो, आपको समझ आ गई थी कि मुझे सेविंग नहीं, इन्वेस्टमेंट करना शुरू करना है। देखो, मैं ये समझता हूँ कि हर इंसान को इन्वेस्टमेंट से पहले सेविंग वाला फेज़ करना ज़रूरी होता है। बिना सेविंग के तो इन्वेस्टमेंट कर नहीं सकता। कई लोग बिना ही सेविंग के जो इन्वेस्टमेंट करते हैं और किसी कारण से उनकी इन्वेस्टमेंट अगर गलत चली जाए, तुक्के से अच्छी भी जा सकती है और कोइंसिडेंटली ख़राब भी जा सकती है। ख़राब जाती है तो उनके हालात बहुत ज़्यादा गड़बड़ में आ जाते हैं क्योंकि सेविंग नहीं है। तो ये मुझे लग गया था अंदाज़ा कि पहले इतनी सफिशेंट आपकी सेविंग हो जो आपको ऐसे सिक्योरिटी लेवल पे ले आए। उसके बाद अगर आप इन्वेस्टमेंट भी करते हो तो आप इन्वेस्टमेंट के भरोसे ये नहीं रहते हो कि इतने दिनों में मेरी इन्वेस्टमेंट इतनी हो ही जानी चाहिए। तो आपको ये होता है, उसके लिए आपके पास एक टाइम मिल जाता है, एक बफर मिल जाता है, एक आपके अंदर सोचने में एक इस तरीके का भाव आ जाता है, अब नहीं होएगी तो तब सही। और जबकि मैं ये बोलूँगा, जो फाइनेंशियल जो गेन करता है और एक इंसान जो फाइनेंशियल लूज़ करता है, इन दोनों में फ़र्क क्या है? जो लूज़ कर रहा है वो इम्पेशेंट है और जो गेन कर रहा है वो पेशेंट है। मतलब जो लूज़ कर रहा है वो बहुत ही इम्पेशेंट है। एक चीज़ और जो मैंने समझी कि जो इम्पेशेंट होता है वो फाइनेंशियल लूज़ करता है और जो पेशेंस रख सकता है वो फाइनेंशियल गेन करता है। अगर इन्वेस्टमेंट से पहले, अगर सेविंग से पहले इंसान इन्वेस्टमेंट करना चाहेगा तो उसको बहुत इम्पेशेंसी हो जाएगी कि भाई कैसे भी करके मुझे इस ग्रो करना है। और कई बार वो ग्रो हमारे हाथ की बात नहीं होती, वो माहौल की बात होती है, टाइम की बात होती है, सिचुएशन की बात होती है, मार्केट के हालात की बात होती है। तो इसीलिए पहले सेविंग करना ज़रूरी है ताकि आप उस सिक्योरिटी लेवल पे आ जाए कि आपकी इन्वेस्टमेंट लेट भी ग्रो करेगी तो कोई बात नहीं। और कई बार क्या होता है, कोई इन्वेस्टमेंट 4 साल 5 साल कुछ नहीं कर रही है और वो 1 साल के अंदर भी इतना ग्रो कर जाए कि 10 साल से भी ज़्यादा तेज़ी से काम कर जाए। तो उन सब चीज़ों के लिए पेशेंस मिल जाता है। तो इसीलिए मैं ये कहूँगा कि पहले आपकी सेविंग होनी चाहिए और उस सेविंग से आप इन्वेस्ट करें ताकि आपका सुकून और चैन भंग ना हो। एक बात आप अक्सर बोलते हैं कि बहुत सारे लोग भारत में कमा नहीं पा रहे हैं
जो कमा रहे हैं वो बचा नहीं पा रहे हैं, और जो बचा रहे हैं वो उसको निवेश नहीं कर पा रहे हैं। इसको थोड़ा सा और क्लैरिटी से यदि आप समझाएंगे, क्योंकि मुझे ये बात बहुत इंस्पायर की और मैं इस बात से बड़ा प्रभावित भी हुआ, तो मैं चाहता हूँ आपके शब्दों में यदि ऑडियंस समझ पाए ये बात। देखो, पैसा आज के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, पैसा बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, लेकिन इससे भी एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो है ज़िंदगी। ज़िंदगी से इम्पोर्टेंट कुछ नहीं है। लेकिन पैसा हमारे ज़िंदगी के बहुत सारे, नहीं बोलूँगा, मैं बोलूँगा लगभग सभी एस्पेक्ट को अफेक्ट जरूर करता है। चाहे वो हेल्थ हो, चाहे वो सुकून हो, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे वो लाइफस्टाइल हो, कोई भी चीज़ हो। तो इसीलिए मनी तो इम्पोर्टेंट है, लेकिन लाइफ उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो लोगों ने क्या सोचा हुआ है, लोगों की आजकल क्या सोच मैं देखता हूँ, वो मनी इम्पोर्टेंट है लेकिन वो इतना भी इम्पोर्टेंट नहीं है कि वो लाइफ से आगे निकल जाए। तो लोगों ने लाइफ से उसको आगे निकाल दिया है। तो ये जो बात अभी आपने बोली, ये मैं कहूँगा कि जिसके पास भी फाइनेंशियल, जिसने विजडम चाहिए, विजडम का मतलब होता है, ये कई चीज़ें होती है। फाइनेंशियल लिटरेसी चाहिए, लिटरेसी होती है, फिर फाइनेंशियल एजुकेशन होती है, फिर फाइनेंशियल, उसके बाद इंटेलिजेंस होती है, फिर उसके बाद आप विजडम तक पहुंचते हैं। विजडम पहला स्टेप क्या होता है? फाइनेंशियल लिटरेसी, फिर फाइनेंशियल एजुकेशन, फिर एजुकेशन, फिर फाइनेंशियल इंटेलिजेंस, और फिर फाइनेंशियल विजडम। ग्रेट। हाँ, तो लोगों को इन चार चीज़ों का तो पता ही नहीं। उनको तो सिर्फ पता है कि फाइनेंशियल का मतलब पैसे आ जाना, लेकिन उस पैसे का किस तरीके से यूज हो रहा है उस पर डिपेंड करता है। जैसे दूध होता है, उसका पनीर भी बन सकता है, खीर भी बन सकती है, दही भी बन सकती है, बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, लेकिन लोगों को सिर्फ एक ही चीज़ पता है कि कैसे भी करके पैसा आ जाए। लेकिन इसीलिए बहुत से लोग ये भी बोलते हैं पैसा नुकसान की जड़ है, कई बोलते हैं लालच बुरी बला है। लेकिन वो लालच को पॉजिटिव लेवल में लेना आना चाहिए। अब लालची तो अंबानी भी हो सकते हैं लोगों की नज़रों में, क्योंकि लोग अपने आप को नॉन लालची जस्टिफाई करने के लिए उसको लालची बोल के उसकी अचीवमेंट को डिस्कार्ड कर देते हैं, जिसके कारण से वो अचीवमेंट उसके पास कभी भी नहीं आती, क्योंकि जिसको आपने एक बार क्रिटिसाइज कर दिया, नेचर आपको उस चीज़ से दूर कर देती है। अब बात आते हैं इसी के ऊपर कि बहुत से लोग, जैसे अभी आपने बताया, जिस पे आप अभी बात कर रहे हो, मेरा ये कहना है कि जो फाइनेंशियल का जो भी सर्कल है, ये चार पहलू होते हैं। जैसे कि हम 10th में पढ़ते हैं तो हमारे कुछ सब्जेक्ट होते हैं 5-6, अगर हम किसी एक में फेल हो जाएं तो हमारी कंपार्टमेंट आ जाती है, हम अगली क्लास में नहीं जा पाते। हो सकता है किसी एक में हमारे 100 आउट ऑफ 100 भी आ रहे हों बाकी सब्जेक्ट में, लेकिन एक में नहीं आए तो हम नेक्स्ट क्लास में प्रमोट नहीं हुए। तो सेम मैं ये बोलूँगा कि इसके अंदर भी एक इसी तरीके का एक सिस्टम होता है। जिस चीज़ की लोगों को बड़ी ना बराबर समझ है, मैं थोड़ा एक्सप्लेन करना चाहूँगा इसको, कि बहुत नहीं, मैं बोलूँगा ज़्यादातर लोगों को पैसा कमाना आता है। वो बात अलग है, कोई दिन में 100 कमाता है, कोई 1000 कमाता है, कोई लाख, कोई 10 लाख, कोई करोड़, सब कमा रहे हैं। पैसा जो कमाना चाहता है ज़्यादातर लोगों को आता है, ज़्यादातर लोगों को, जिसकी नीयत है वो, आप देखो सवेरे 8-9 बजे सड़क के ऊपर कितने ऑटो, 2 व्हीलर और बाइक और ये सब लेके निकल पड़ते हैं, और रात को सब सो जाते हैं, फिर सवेरे रेडी होकर तैयार करते हैं। इट मीन्स पैसा कमाने जा रहे हैं। तो कोई कम कमाता है, चाहे 10 रुपये कमाए या रिक्शा चला के 200, 400, 500 कमाए, लेकिन चाहे कोई कितना ज़्यादा कमाए, कमा सभी रहे हैं। अब फेज आ जाता है कि पहला चैप्टर तो क्लियर कर लिया, एक सब्जेक्ट। अब सेकंड सब्जेक्ट आता है कि क्या वो उसको इन्वेस्टमेंट भी कर पाते हैं ठीक ठाक के नहीं। मैं बेस्ट इन्वेस्टमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, एक एवरेज वाला इन्वेस्टमेंट जो कि 20%, 18-20% जैसी बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैं बोलूँगा बचाना आता है कि नहीं। हाँ, मतलब उसमें से सेविंग भी कर पाते हैं कि नहीं, भाई वो 20% भी बचा पाते हैं कि नहीं। तो आप उसमें देखेंगे कि ज़्यादातर लोग नहीं बचा पाते, इवन कि वो पिलर टू पोस्ट कर रहे हैं, यानी कि वो 31 तारीख से 1 तारीख के बीच की रनिंग कर रहे हैं। यानी कि वो एक तरीके से अपने, मैं बोलूँगा वो 1 से 30 भी नहीं कर रहे हैं, वो 30 से 1 कर रहे हैं, क्योंकि वो जो क्रेडिट कार्ड पे उन्होंने कर्जा लिया हुआ है, वो उस चीज़ को अगले महीने पूरे कर रहे होते हैं। तो वो सेविंग तक नहीं पहुंच पाते, बहुत कम लोग पहुंच पाते हैं। अच्छा, जो लोग सेविंग तक पहुंच जाते हैं, फिर वो सेकंड उनका सब्जेक्ट क्लियर हो गया, अब वो थर्ड सब्जेक्ट आ जाता है कि वो इन्वेस्टमेंट करना। अब इन्वेस्टमेंट भी करने की बात है तो मैं बोलूँगा 5-7% तक अगर इन्वेस्टमेंट करके कुछ आता है तो वो इन्वेस्टमेंट नहीं होती। वो तो आप बैंक में डाल दो, आपको कुछ करना ही नहीं है, तो इतने तो फिर भी आ जाती है। साल का 5-7% साल का 5-7% इन्वेस्टमेंट नहीं होती।
इन्वेस्टमेंट होती है जब आप 15 या इससे ऊपर चले जाते हैं। हम्म, तो वो 15 मैं ठीक ठाक लगा रहा हूँ जो इन्वेस्टमेंट कर रहा है, इन्वेस्टमेंट से तो बहुत कई गुना भी हो जाता है, पर वो 15 तक भी पहुंच जाए, ये तीसरा सब्जेक्ट भी लोग क्लियर नहीं कर पाते, मतलब तीसरा सब्जेक्ट भी लोग पास नहीं कर पाते। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो तीसरा भी अच्छा कर लेते हैं, कमा भी अच्छा लेते हैं, सेविंग भी अच्छी कर लेते हैं, और जो इन्वेस्टमेंट भी अच्छी कर लेते हैं, और उससे अर्निंग भी उनको अच्छी आनी शुरू हो जाती है। लेकिन उसके बाद जो चौथा फाइनल सब्जेक्ट आता है, जिसके अंदर मैं बोलूँगा वहाँ तक सब उसके आसपास पहुँच जाते हैं, लेकिन उसको क्रॉस नहीं कर पाते, उस सर्कल को पूरा नहीं कर पाते, क्योंकि 25-25-25 का ये सर्कल है। तो 2/3 तो कर लिया, लेकिन जो 1/4 लास्ट का रह जाता है वो नहीं कर पाते। वो क्या होता है, जो आपने अर्न किया है, जो आपने पैसिव इनकम या बहुत ज़्यादा जो इन्वेस्टमेंट से जनरेट किया है, उन सब चीज़ों को इस प्लेनेट पे इसी जन्म के अंदर आप उसको आनंद भी करके जाएं। लोग क्या करते हैं, उस स्टेज तक पहुंचते पहुंचते उस चीज़ की इतनी लत लग जाती है, चाहे वो सेविंग की हो, चाहे इन्वेस्टमेंट की हो, या कमाने की हो, कि वो तब तक क्या करते हैं कि उनके जो सेंसर होते हैं, यानी बॉडी के हमारे सेंसर, आंखों पे बड़े बड़े चश्मे लग जाते हैं, डॉक्टर खाने से मना कर देता है मीठा या कोई भी चीज़, शरीर घूमने फिरने से जवाब दे देती है, हेल्थ में उतनी चीज़ें अच्छी नहीं रह पाती। वो तब तक वो अपना टाइम भी निकाल देते हैं जब तक उन्होंने 3 सब्जेक्ट पास किए। अब जब चौथे सब्जेक्ट की बात आती है, वो आती है कि उसका आप आनंद भी यहाँ पर भरपूर लेके जाएं। आप अपने मन मर्जी के शौक़ पूरे करें, चाहे महंगी गाड़ियाँ ड्राइव करके करें, या सोलो ट्रिप करके करें, या कैंपिंग करके करें, या जो भी आपके ड्रीम, शॉपिंग, घूमना फिरना, खाना, जो चीज़ें हैं, आप दोस्तों के साथ टाइम बिताना, या अपने फैमिली के साथ टाइम बिताना, या अपने रिलेटिव्स के साथ कुछ भी सेलिब्रेशन करना, कुछ भी जो भी आपके बचपन से लेके वाइल्डेस्ट ड्रीम थे वो आप कर सको। लेकिन तब तक वो इस एज में पहुंच चुके होते हैं कि उनके अंदर फिर एक ही बच जाता है कि कैसे भी करके मेरा आज का खाना पच जाए और मैं कल ठीक ठाक उठ जाऊं, और जो मेरी दवाइयां हैं वो धीरे धीरे अगर कम हो सके, या जो भी डिसीज़ हैं उनसे मैं छुटकारा पा लूँ। लेकिन वो चौथे सब्जेक्ट तक पहुंच ही नहीं पाते। ये तो सेम उसी तरीके से है कि आपने मेहनत करके बहुत कुछ उगाया भी, बनाया भी, पकाया भी, जब खाने की बारी आई तब तक आपको डॉक्टर ने बोल दिया ये आप खा नहीं सकते हो। तो ये जो चौथा पहलू है, ये पहलू करने में बहुत से लोग नाकाम हो जाते हैं। इवन कि मैं कई लोगों के लिए ये बोलूँगा कि उन्होंने अर्निंग बहुत कर ली होती है, सेविंग बहुत कर ली होती है, लेकिन इस प्रोसेस में ना वो जीवन में इमोशनल लेवल पे इतनी कंजूसी सीख चुके होते हैं कि जब वो इतना कुछ होने के बाद भी उनको खर्चने में हार्ट अटैक आने लगता है। तो वो भी कमाया हुआ पैसा, अपना ही कमाया हुआ पैसा अपने ही ऊपर खर्चने में उनको तकलीफ होती है, क्योंकि उन्होंने उस रिलेशन को, उस पैसे को कमाने के लिए, हो सकता है उन्होंने इस तरीके के लालच में आए हों कि अपने रिलेशन खराब किए हो सकता है इस लालच में आए हों कि लोगों का नुकसान किया हो, या जो भी करप्शन या किसी भी तरीके से कमाए हुए हों। तो उनको लगता है कि मैंने इसके लिए इतना ज़्यादा पाप किया है, तो मैं इतने पाप से जो चीज़ मैंने इकट्ठी करी, मैं इसको कैसे खर्च करूं। या फिर अगर उसने ईमानदारी से भी कमाई है और बहुत ज़्यादा कंजूसी करी है, तो वो कंजूसी का सॉफ्टवेयर जो दिमाग में इतना अंदर रह गया, वो उसको निकलने ही नहीं देता उस कंजूसी से। अगर वो उसको कंजूसी निकाल के वो खर्चेगा भी, तो उसको आनंद नहीं आएगा। क्यों आनंद नहीं आएगा? क्योंकि दिमाग में कैलकुलेटर चलता रहता है कि इतने में तो मैं इतना कर लेता, इतने में तो इतना कर लेता। तो वो जो भावनात्मक रूप की कंजूसी है, अकाउंट्स तो रिच हैं, लेकिन सोच इमोशनल लेवल पे कंजूसी की रह गई। तो वो चौथा लेवल लोग पार ही नहीं कर पाते, और चौथे लेवल की लोग बात भी नहीं कर पाते। क्यों नहीं बात कर पाते? क्योंकि उन्होंने पहला ही लेवल नहीं बेसिक किया हुआ, तो वहाँ तक की तो बात उनकी समझ में आएगी ही नहीं। तो ये सबसे बड़ा ज़रूरी काम है। अगर आप लाइफ में, इस प्लेनेट पे, मैं खूबसूरती बोलूँगा, पैसे से पहले इतने काम नहीं होते थे जो आज हो जाते हैं। तो आज की तारीख के अंदर हर वो काम हो सकता है, और बहुत ज़्यादा काम आपको हो सकेंगे आपके लाइफ में पैसे से, जो पहले नहीं होते थे। लेकिन इसको कमाना आने के साथ साथ, बचाना आने के साथ साथ, इन्वेस्टमेंट करने के साथ साथ, जो आप उससे फ्रूट्स आपके क्रिएट होते हैं, उनको आनंद भी आप जवानी में ही लेके जाएं। तो लाइफ इज मोर इम्पोर्टेंट देन मनी। बहुत बढ़िया बात। मतलब लोग अपने बैंक अकाउंट को बढ़ता देख के उनको डोपामाइन रिलीज होता है, या प्रॉपर्टी उनकी जो खरीदी है वो उसके प्राइस बढ़ते देख के उनको डोपामाइन रिलीज होता है। पर जिन चीज़ों से रियल डोपामाइन रिलीज होना चाहिए, वो उन चीज़ों के लिए पैसे ही खर्च नहीं करना चाहते। बिल्कुल ठीक बात। जो शौक उन्होंने मारे थे अर्निंग करने के लिए, वो शौक उनको मारने नहीं चाहिए थे, वो पोस्टपोन करने चाहिए थे थोड़ा बहुत।
जो कि उन्होंने मार लिए, और उसके बाद उनको वो पैसे को बढ़ता देख के उनका जो डोपामाइन रिलीज हो रहा है, बिल्कुल सही बात करी, तो वो अपने उन शौक को त्याग ही देते हैं, और वो उसी डोपामाइन के, जिसको बोलते हैं ना 99 के फेर में, 99 के फेर में, वो 99 के फेर में पड़ जाते हैं और फिर इस धरती से चले जाते हैं। मतलब पहले वो शौक इसलिए पूरा नहीं किया कि पैसा नहीं था, हाँ, है ना, हाँ, और बाद में शौक इसलिए पूरा नहीं किया कि पैसा खर्च हो जाएगा, हाँ, जो कमाया है। हाँ, लेकिन वो वो शौक किया ही नहीं। लेकिन वो ये नहीं देखते कि आपकी जिंदगी उससे ज्यादा खर्च हो चुकी है, क्योंकि लाइफ पैसे से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक बात है। एक बात और पूछना चाहूँगा लोकेश जी, आप मल्टीपल बिजनेस अपने खुद के मैनेज कर रहे हैं और उसमें फाइनेंस भी बड़ा अच्छे से मैनेज करते हैं। बहुत सारे बिजनेसमैन पैसा तो कमा रहे हैं पर वो अपने फाइनेंस को मैनेज नहीं कर पाते हैं। मतलब उनका बैलेंस शीट में हमेशा पैसा रहता है, हमेशा जब भी बात करो तो करोड़ों के बिजनेस की बात करते हैं, पर बड़ी छोटी छोटी सी फाइनेंशियल स्ट्रगल में होते हैं, हमेशा पैसा ही मैनेज करते रहते हैं। इस जम्बलिंग से एक बिजनेसमैन कैसे बाहर निकल सकता है, या आपने क्या बाहर निकलने के लिए युक्तियाँ की, क्या आपने प्रयोग किए जो बाकी लोग भी बड़े आसानी से समझ जाएं और अपने बिजनेस में इम्प्लीमेंट करके इस जम्बलिंग से बाहर निकल पाएं? देखो, इस चीज़ की भगवान की दया से मेरे पास थोड़ी सी समझ पहले से ही आ गई थी, लेकिन मैं ये जो बिजनेसमैन है, जो टर्नओवर बहुत ज़्यादा है लेकिन सुकून नहीं है, टर्नओवर बहुत ज़्यादा है लेकिन सेविंग उतनी नहीं बन पा रही है, या ये जो भाग दौड़ है, एक्चुअली वो क्या करते हैं, वो चलते हैं नेक टू नेक। फॉर एग्जांपल मैं बोलूँगा, जैसे आप कोई भी गाड़ी या कार चलाते हो, उसके अंदर एक जो सुई होती है राउंड पर मिनट की, वो आगे चल के ना एक रेड एरिया आता है, उस रेड एरिया पे होती है, तो समझ लो आपकी राउंड पर मिनट इतने ज़्यादा कि गाड़ी बहुत तेज भाग रही है। वो एरिया होता है, बस वहाँ पर इंजन फट नहीं रहा लेकिन इंजन की सांस फूल रही है बहुत ज़्यादा। वो अपने बिजनेस के साथ भी ऐसा ही करते हैं। जैसे 50 लाख का बिजनेस चल रहा है अगर फॉर एग्जांपल, तो वो 50 लाख को भी नेक टू नेक चलाएंगे। अगर वही 50 करोड़ का चल रहा है तो उसको भी वैसा ही चलाएंगे, सिर्फ जीरोस का फर्क है। वो बीच में एक बफरिंग नहीं रखते हैं, जो गलती बहुत से रखते होंगे, लेकिन जो गलती कर रहे हैं, मैं गलती वालों की बात कर रहा हूँ, जब उनका बीच में बफरिंग नहीं होता ना, तो वो सुकून भंग करता है। तो उनको क्या करना चाहिए कि आगे की पेमेंट पे जो वो डिसीजन लेते हैं, वो एक ऐसा लिवरेज होता है, अगर वो स्टेप ठीक ना पड़े तो उनको बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। नहीं नुकसान होगा, सुकून तो भंग रहेगा। तो थोड़ा सा बेशक अर्न कम कर लें, लेकिन अपने रिस्क को बहुत हद तक रिड्यूस कर सकते हैं, क्योंकि पैसा हमें सुकून देने के लिए है। पैसे के हम गुलाम नहीं है कि हम अपना सुकून इसके लिए भंग करें। तो वो अपने मार्जिन, जो उन्होंने मार्जिन रखा है, अपना बफरिंग रखी है बीच में, वो उस बफरिंग को नहीं रखते। वो इस तरफ से भी उधार लेंगे और आगे भी वो टर्नओवर बनाने के चक्कर में रहते हैं। तो थोड़ा सा स्पीड बेशक कम कर लें, क्योंकि उससे सुकून बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। अदरवाइज क्या है, वो गोलियां भी खा रहे हैं बीपी और टेंशन की, और साथ में बिजनेस का टर्नओवर भी बढ़ रहा है, और उसके बाद वो सुकून करने के लिए जिस हॉलीडे पे जाते हैं, जो बड़ी गाड़ी भी खरीदते हैं, वो उनको वो आनंद नहीं दे पाती। बस उनको सिर्फ एक ईगो को सेटिस्फेक्शन मिलती है कि मैंने बड़ा घर, बड़ी गाड़ी, बड़ा कुछ ऐसा कुछ ले लिया। लेकिन अल्टीमेटली जो दिमाग के अंदर आनंद जाना चाहिए, जो सुकून जाना चाहिए, जो रिलैक्स जाना चाहिए, जो कंफर्ट जाना चाहिए, वो उनके पास नहीं जा रहा है। तो वो इतनी ज़्यादा भागदौड़ या हाइपर ना सोचें कि मैं इतने से कम टाइम में इतना बड़ा करके और इतना बड़ा रिस्क ले लूँ। क्योंकि अगर आपने 10 रिस्क लिए, 10 रिस्क में से आपके 9 रिस्क बिल्कुल ठीक निकल गए और आपने कमा लिया, फ़ायदे में चले गए, लेकिन जो एक भी बड़ा रिस्क होगा ना, वो आपके सारे 9 के 9 को खा जाएगा। तो मेरा ये है, इसीलिए कई लोग आपने देखा होगा धीरे धीरे बड़े छोटे छोटे रिस्क लिए और बड़ी पोजीशन पे पहुंचे, और वहाँ जाके जो एक बड़ा रिस्क लिया उसने वो सारा कुछ डुबो दिया। तो इसीलिए अपनी जो मार्जिन है, जो बफरिंग है, उसको अपने सुकून के लिए बना के रखें। अगर किसी ने जुबान दी है, मैं तब तक आपको ये दे दूंगा, उसकी जुबान पे हम आगे काम कर देते हैं। भगवान ना करे कल उस आदमी को ही कुछ हो जाए, नहीं भी कुछ हो जाए, उसके हालात बदल जाए, नहीं भी हालात बदले, उसके पास कुछ ऐसा 19-21 हो जाए कि आप तक नहीं पहुंच पाए वो अमाउंट। तो इस तरीके का इतना नेक टू नेक कैलकुलेशन ना करें, अपना मार्जिन बीच में जरूर रखें, ताकि वो आपका सुकून भंग ना हो। और जब आपका दिमाग कूल होता है तो आप ज़्यादा बेहतर सोच सकते हैं, और जब आप ज़्यादा बेहतर सोचते हैं तो उसका आउटपुट भी ठीक आता है। कल एक परिवार में एक छोटा भाई है, कल उससे मुलाकात हुई किसी संदर्भ में,
बोलता भैया बड़ा टेंशन है, बहुत घबराहट होती है, रात भर नींद नहीं आती। तो क्योंकि फाइनेंस ठीक ठाक है, स्थिति ठीक है, तो मैंने पूछा क्या हो गया? तो बोले यार 60-70 लाख रुपए का कर्ज है। तो मैंने कहा कर्ज कैसे हो गया? तो बोला भैया ये प्रॉपर्टी खरीदी थी, इस पे 50 लाख का लोन है, ये प्रॉपर्टी खरीदी थी, इस पे 30 लाख का लोन है, ये प्रॉपर्टी खरीदी थी, इस पे 12 लाख का लोन है, इसमें से कुछ कुछ चुक गया पर फिर भी 50-60 का लोन है। तो मैंने कहा भाई साहब इनमें से कोई भी एक प्रॉपर्टी बेच लो। तो बोलता भैया पैसे नहीं मिल रहे सही। तो मैंने कहा ये कितने की खरीदी थी? बोला 45 लाख की। मैंने कहा अभी कितने मिल रहे हैं? बोलता 55 लाख। तो मैंने कहा भाई 10 लाख ऊपर ही मिल रहा है ना? बोलता नहीं मार्केट में तो आज इसकी 75 लाख कीमत है। ऐसे लोगों को क्या सलाह देना चाहोगे आप? देखो, जो ये सोचते हैं ना कि मैं आज इतने की खरीद रहा हूँ और ये इतने की इतने कम टाइम में बिकनी ही चाहिए और मैं इस पे इतना लोन ले लेता हूँ, और वो आपने कैलकुलेशन ठीक करी। देखो, पहली बात मैं ये बोलूँगा, ये जन्म हम दोबारा तो सेम जी नहीं रहे कि हम वो देख के आए हैं कि 5 साल के बाद इतना रेट होगा। अगर इतना हमें एग्जैक्ट पता है कि ये रिहर्सल जैसे करते हैं हमें पता होता उसमें, तो ये जन्म हमारा रिहर्सल का तो है नहीं कि हमें पहले ही पता है कि हमने इसकी रिहर्सल कर रखी है। तो आपको इन सब चीज़ों के बीच में मार्जिन जरूर रखना चाहिए। तो जिस इंसान ने वो 3 प्रॉपर्टी ली, 3 की बजाय 2 ले ले या 1 ले ले या 2 छोटी ले ले या कुछ भी ऐसा करे जिसमें वो इतना मार्जिन रख सके कि कई बार रियल स्टेट के अंदर 10-10 साल तक प्राइस नहीं बढ़ता है और कई बार 2 ही साल में 10 साल से भी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो उस चीज़ का जो वो फ्लक्चुएट है उस चीज़ का रखें, क्योंकि अगर कष्ट के दिन होते हैं ना तो वो 2 साल निकालने या 2 महीने निकालने भी बड़े मुश्किल होते हैं, और मजे के तो 20 साल का भी नहीं पता लगता कहाँ चले गए। तो वो उसने 3 प्रॉपर्टीज तो ले ली, 3 प्रॉपर्टीज का ऑनर भी एक तरीके से हो गया, और जो लोन उसने लिया उस लोन की हो सकता है उस पर किस्तें नहीं दी जा रही, और जिस दिन भी उसकी जो प्राइस है वो उसको अपना डिजर्विंग मिल भी गया 5-7-10 साल के बाद, लेकिन उसने 10 साल तो सुकून भंग करके जिए ना। हाँ। तो वो 10 साल की तो कीमत वो तो खो दी उसने। तो इसीलिए जो जैसे अभी हमने बात करी वो बिल्कुल ऐसे मत चलें कि मैं ऐसा सोच रहा हूं और ऐसा रुझान है और ऐसे ही होगा। क्योंकि क्या होता है प्रॉपर्टी के काम या किसी काम की लहर के, जैसे मान लो आप बीच पे नहा रहे हो समुंदर पे, एक जवार होता है, भाटा होता है, हाई टाइड होता है, लो टाइड होता है। तो जब हाई टाइड होता है ना तो सब यहाँ तक पानी होता है, सब खूब मजे कर रहे होते हैं, नहा रहे होते हैं, क्योंकि मार्केट ग्रो कर रही है, चाहे वो शेयर मार्केट हो या प्रॉपर्टी की मार्केट हो, तो सबको मज़ा आ रहा था क्योंकि यहाँ तक सब पानी है, सब फन कर रहे हैं। लेकिन जब लो टाइड होता है, जब वो सारा पानी वापस जाता है, तब पता लगता है कि कौन कौन बिना कपड़ों के नहा रहा था। यहाँ तक के पानी में तो किसी को पता ही नहीं लग रहा था कि किस पे कितना लोन है, किस पे कितना है। वो तो तब पता लगता है जब वो वापस जाता है। तो इसीलिए ये मान के चले कि लो टाइड भी आएगा तो अपने अंडरगारमेंट्स तो कम से कम बनाए रखें। एक और मिस्टेक बिजनेसमैन करता है, टर्नओवर बढ़ाने के चक्कर में पीछे से माल नगद में खरीदेगा, मतलब जिससे उसको खरीदना है उससे तो नगद में खरीदता रहेगा, पर आगे बड़ा उधार में बांटता रहता है, और फिर जब वो उधार फंसता है तो आदमी फंस जाता है। ऐसे बिजनेसमैन के लिए क्या सलाह देंगे आप? देखो, मैं ये बोलूँगा कि उनको ये ज़रूर सोचना चाहिए कि जिसको मैंने उधार दिया हो सकता है कल सवेरे वो ना उठे, तो उसकी बजाय मुझे उठ के कितना भाग दौड़ करना पड़ेगा ये सोच के चले। क्योंकि ये जो जीवन है ना, ये हर किसी का अनसर्टेन है। अगर आप अपनी लाइफ में भी अनसर्टेनिटी को बढ़ाना चाहते हो तो इसकी सर्टेनिटी के ऊपर विश्वास करना शुरू कर दो कि ये कुछ बिगड़ेगा ही नहीं, सब ऐसा ही चलेगा। लेकिन ऐसा चलता नहीं है। आदमी को खुद को ये भी नहीं पता कि मैं आज शाम का खाना भी खाऊंगा कि नहीं, वो जो कि तैयार बना रखा होगा, ऑर्डर किया होगा। तो हम इस तरीके का सोचना वो अपना सुकून भंग करने वाली बात है। तो जो भी आदमी ये सोचता है कि मैंने आगे उधार देना है तो सिर्फ इस चीज़ पे दे कि ये कल को शायद ना भी सांस ले पाए, तो इसको मैं कैसे मैनेज करूँगा, उस कंडीशन पे दे। अगर उसको लगता है मैं मैनेज नहीं कर सकता तो मत करे। क्योंकि बहुत से लोग ना रिच हो रहे हैं लेकिन वो वेल्दी तो नहीं हो रहे ना। रिच हो जाने का मतलब ये है कि 100 करोड़ तो कमा लिए लेकिन 150 करोड़ का कर्जा हो गया। आपको 150 करोड़ जिस पे जितने ज़्यादा कर्जे हैं वो आपको उतनी बड़ी गाड़ियों में भी दिख सकते हैं, बड़े अच्छे लाइफस्टाइल में भी दिख सकते हैं, तो वो रिच वाली कैटेगरी में तो चले गए, रिच लाइफस्टाइल तो हो गया। लेकिन वो रिचनेस तो उनकी ना शेर के ऊपर की सवारी है कि उतर ही नहीं सकते, उतरेंगे तो शेर खाएगा, और दहशत में शेर के ऊपर ही बैठे हैं।
तो जो इस तरीके का काम करते हैं, मैं यही बोलूँगा कि आप ये सोच के चले, वो तो क्या सवेरे सांस लेगा, क्या पता आप हम भी ना ले, क्योंकि हमें भी अपना नहीं पता होता 24 घंटे बाद का। तो इसीलिए इस तरीके का रिस्क ना लें। पैसा सुकून देने के लिए बनाया गया है, पैसे के गुलाम मत बने, और गुलाम बन के अपना सुकून मत भंग करें, क्योंकि जो सुकून भंग करता है ना, वो गुलाम करता है मालिक के कारण। आप मालिक बने ताकि आपका सुकून भंग ना हो। एक समस्या और लोकेश जी आज हमारे देश के युवा बड़े फेस कर रहे हैं, सब क्रेडिट कार्ड की उलझनों में फंसे हुए हैं। मतलब हर कमाने वाले व्यक्ति, जो बीच में आपने भी एक बात बोली कि 30 से 1 की दौड़ में लगे हुए हैं, हर कमाने वाला व्यक्ति क्रेडिट कार्ड की उलझनों में फंसा हुआ है, या अधिकतर लोग फंसे हुए हैं। तो इससे कैसे बाहर निकला जा सकता है एकदम सिंपल तरीके से? देखो, इससे बाहर निकलने का सबसे अच्छा रास्ता यही है कि सबसे पहले तो इसमें पढ़ा ही ना जाए। क्योंकि जब आप एक बार इसमें पढ़ जाते हो तो आपकी दिमाग की हिस्ट्री के अंदर इसको कैसे मैं अच्छे से डील करूं, लेकिन इसी में रहूं, वो उन चीज़ों पे काम करता है। जब तक आप इस चीज़ में नहीं डलेंगे तो आप इस चीज़ को लेके सोचेंगे नहीं, और चीज़ें मैनेज हो जाएंगी। जैसे क्या होता है, अगर क्रेडिट कार्ड ना होता तो क्या लोगों के काम नहीं चलते? अगर लोगों की इनकम नहीं बढ़ रही होती तो भी लोगों के काम चलते कि नहीं चलते? अगर किसी को ये पता हो कि मेरी इनकम अगले महीने से 10% कम होने जा रही है, तो उस 90% में भी तो उसका काम चलता ही है। और जब इतने सालों से इतनी गुना इनकम हो गई लेकिन तब भी काम नहीं चल रहा, क्योंकि माइंड के अंदर ये सेटअप बैठ गया है क्रेडिट कार्ड का, कि क्रेडिट कार्ड इमरजेंसी में काम आता है। बोलने में बड़ी अच्छी चीज़ है, अगर इमरजेंसी में वाकई क्रेडिट कार्ड काम आता है। क्यों काम आता है? क्योंकि उसमें पैसे होते हैं। लेकिन ऐसी इमरजेंसी ही हमें आएगी जो कि 45 दिन में ख़त्म भी हो जाएगी। ऐसा ज़रूरी तो नहीं, हो सकता है 145 दिन में ख़त्म हो। तो उसके लिए अच्छी समझदारी ये है कि अगर आप क्रेडिट कार्ड में किसी कारण से कोई इंसान फंस भी गया है तो उसके ऊपर डिपेंडेंसी पूरी तरह से छोड़ दे। कैसे छोड़ सकता है? कुछ टाइम के लिए उसको बड़ा हार्ड डिसिप्लिन अपनाना पड़ेगा। देखो, मैं वैसे जनरली बताऊं, मैं क्रेडिट कार्ड के खिलाफ नहीं हूँ, क्रेडिट कार्ड को गलत इस्तेमाल करने के खिलाफ हूँ। जैसे मैं बाइक के खिलाफ भी नहीं हूँ, लेकिन उल्टी साइड पे और गैर जिम्मेदाराना चला के और ट्रक के नीचे आ जाने के खिलाफ से हूँ। तो सेम इसी तरीके से अगर कोई चीज़ नहीं चलानी आती तो उससे दूरी बना लो। और लोगों को लगता है कि मैं इसको 15-20 दिन, 40-45 दिन इस्तेमाल करके मैं इसको डील कर सकता हूँ, तो ये मुझे चलाना आ गया। नहीं, ये चलाना नहीं आया। बहुत से लोग ऐसा बोलते भी हैं कि मैंने क्रेडिट कार्ड से इतने पैसे कमाए। वो कमाई नहीं है, वो शब्द गलत है। मैंने इतना बेनिफिट उठाए, ऐसा बोल सकते हैं। अगर कमाए हैं तो उनको आप एक अलग डेबिट कार्ड में डाल के देखो ना, तो पता लगेगा कि ये कमाए गए हैं। वो कमाए नहीं होते, वो शब्द ही गलत इस्तेमाल करते हैं। जब हम शब्द गलत इस्तेमाल करेंगे ना, जैसे हम लाइबिलिटीज़ को एसेट्स समझने लगे, जैसे गाड़ी को हम एसेट समझते हैं, मेरे पे इतनी एसेट्स हैं, या हम एक्सपेंस को इन्वेस्टमेंट समझने शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, तो ये जो शब्द गलत हैं, शब्द एग्जैक्ट एप्रोप्रिएट नहीं है। जिस दिन वो शब्द एप्रोप्रिएट हम उस चीज़ के लिए इस्तेमाल करेंगे तो हमारी उस चीज़ के लिए मानसिकता भी बदल जाएगी। पहले हम उस चीज़ को जस्टिफाई करते हैं कि क्यों ये चीज़ अच्छी है, गलत शब्दों के साथ जो कि उसके लिए सूट नहीं करते। फिर जब हमें लगता है हमने जो शब्द इस्तेमाल किए ये वाकई सूट करते हैं, तो फिर हमारे स्टेप्स उसके ऊपर अगेंस्ट ही होंगे। तो क्रेडिट कार्ड से पहली तो बात है, जाना नहीं चाहिए। और बेनिफिट डेबिट कार्ड का एक और भी है। 5 लाख का अगर आपका कोई क्रेडिट कार्ड है तो उस पर ब्याज तो नहीं मिलता होगा, लेकिन 5 लाख के डेबिट कार्ड पे कुछ तो मिल ही जाता होगा ब्याज। तो इसीलिए आप उस वाले बेनिफिट उठाने की बजाय डेबिट कार्ड का सेविंग का बेनिफिट उठाएं। और रही बात इससे निकलने की, अगर आपको लगता है कि बहुत अच्छे तरीके से आप मैनेज कर सकते हो, और मैनेज सिर्फ वही इंसान कर सकता है जिसको ना तो क्रेडिट कार्ड के पैसे चाहिए और ना ही क्रेडिट कार्ड का टाइम चाहिए। उसको सिर्फ क्रेडिट कार्ड ट्रांजैक्शन के लिए चाहिए, और उसकी से कई गुना पैसे उस ट्रांजैक्शन के उसके पास हों। वो आदमी ही सिर्फ इससे बेनिफिट उठा सकता है। लेकिन और कोई आदमी जो सोचे मैं इसके टोपियां भी घुमा दूंगा, 10 क्रेडिट कार्ड ले लूंगा, इतनी सेविंग कर लूंगा, रहेगा वो इसी भागदौड़ में। हो सकता है लाइफस्टाइल थोड़ा बहुत ऊपर कर ले, लेकिन दिमाग का सुकून तो उसी चीज़ में भाग रहा है ना। तो इसीलिए इससे दूर रहने के लिए या इससे बचाव करने के लिए सबसे अच्छा तरीका यही है कि इसके ऊपर की डिपेंडेंसी धीरे धीरे सेविंग करके, अपने अननेसेसरी एक्सपेंस को कर्टेल करके, या जो चीज़ें आपकी वांट्स हैं उनको पोस्टपोन करके, इनको धीरे धीरे कम कर दिया जाए और फिर उसको ख़त्म कर दिया जाए। तो यही बहुत तरीका। और ये चीज़ मैं बोलूँगा, ये
इमोशनल लेवल पे आदमी करना नहीं चाहता। इमोशनल लेवल पे क्योंकि उसके अंदर की जो अर्ज है लाइफस्टाइल की या ये खरीदने की या लेटेस्ट चीज़ें खरीदने की, उन चीज़ों के कारण वो उसको दूर नहीं करना चाहता, क्योंकि उसको लगता है मैं किसी दूसरे से उधार मांगने की बजाय इसका इस्तेमाल करूं। और कई लोगों की ऐसी भी फिलॉसफी होती है कि कर्ज से तो टर्नओवर बनता है, इससे तो सृष्टि चलती है, इससे तो वो फ्लो चलता है। मैं बोलता हूं ये बात आपकी सही है, लोन से ये सारी चीजें चलती हैं, पर जरूरी थोड़ी है उसमें आप लोन लेने वाले की कैटेगरी में खड़े हो, आप लोन देने वाले की कैटेगरी में भी तो खड़े हो सकते हो। आप मुथूट में एफडी जमा कराओ ताकि लोन दे पा रहे हो, मुथूट पे जाके आप लोन क्यों ले रहे हो? तो सृष्टि तब भी तो चल सकती है, जरूरी थोड़ी है आपके लोन लेने से ही चलेगी, आपके देने से भी तो चल सकती है। तो अपनी इस चीज को मानसिक लेवल पे लर्निंग की जरूरत है। मैं एक छोटा एग्जांपल दूंगा, आप ही मुझे बताएं कि एक इंसान जिसके बड़े पूर्वज प्रधानमंत्री जैसे पदों पे दशकों तक रहे हों, एजुकेशन बहुत ही अच्छे स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ इंटरनेशनल लेवल पे हुई हो, यंग एनर्जेटिक हो, उसके प्रधानमंत्री बनने की ज़्यादा संभावना है या उस इंसान के जिसकी ना ही कोई फॉर्मल अच्छी एजुकेशन इंस्टीट्यूट रही है, ना ही उसका पॉलिटिकल बैकग्राउंड था, ना ही उसके पास कोई फाइनेंशियल था, तो कौन किसकी संभावना ज़्यादा प्रधानमंत्री तक के लेवल के पहुंचने की? पहले वाले की। लेकिन पहले वाला बन नहीं पा रहा। क्यों नहीं बन पा रहा? क्योंकि उसने ये सारी की सारी मानसिक लेवल पे सीखी हैं चीजें, इमोशनल और स्पिरिचुअल लेवल पर नहीं सीखी। क्योंकि जो आउटपुट है वो इमोशनल और स्पिरिचुअल लेवल पे सीखने से आता है, इस चीज से नहीं आता। जैसे बड़े सारे अकाउंटेंट हैं, सीए हैं, उन्होंने मानसिक लेवल पे सारी अकाउंटेंसी सीख ली, लेकिन उनके जो क्लाइंट हैं जो बहुत ज्यादा रिच हैं, उन्होंने उसको इमोशनल लेवल पे सीखा हुआ है। तो जिस दिन वो मानसिक की बजाय उसको इमोशनल लेवल पे सीखना शुरू कर देंगे, उस दिन के बाद ना उनको किसी सिफारिश की या पॉलिटिकल बैकग्राउंड की या किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, वो धीरे धीरे उस कैटेगरी से हट के अपने आप उस कैटेगरी में आ जाएंगे। तो ऐसा ही पैसे के साथ होता है। बहुत से लोगों के पास बहुत सारे पैसे पारिवारिक तरीके से मिले होते हैं, वो उसको नुकसान करके जीरो पे भी आ जाते हैं। बहुत से लोग जीरो से वहाँ तक भी पहुँच जाते हैं। अब जिसके पास पहले ही बैकग्राउंड में बहुत ज़्यादा पैसा है तो उसके अमीर बनने की ज़्यादा संभावना है, और एक के पास नहीं है उसके बनने की ज़्यादा संभावना नहीं है। लेकिन आपने देखे होंगे ये वाले भी बहुत ज़्यादा अच्छे स्टार्टअप या कुछ ना कुछ करके बहुत ग्रो कर गए, और ये वाले ऊपर से लाइफस्टाइल या उनकी जो वर्थ थी वो धीरे धीरे खत्म होती चली गई। क्योंकि जो असली लर्निंग है वो इमोशनल लेवल पे सीखनी चाहिए। लेकिन लोग बोल देते हैं एक पढ़ा लिखा आदमी है वो ज़्यादा कामयाब रहेगा, डिजर्व करता है, एक बिल्कुल कम पढ़ा लिखा है। एक्चुअली क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर किसी ने एमए पॉलिटिकल किया है तो समझ लो उसको पॉलिटिकल का ज्ञान तो है, और जिसने डॉक्टरेट किया उसको उससे भी ज़्यादा है, और जो डॉक्टरेट करवाता है प्रोफेसर उसको तो उससे भी ज़्यादा है। लेकिन हो सकता है अगर वो एक एमएलए का इलेक्शन लड़े उससे जीता ही ना जाए सारी उम्र, क्योंकि उसने उस चीज़ को मानसिक तौर पे सीखा है ना। किसी भी चीज़ की एग्जीक्यूशन इमोशनल लेवल पे सीखने से आएगी। तो ये जो बजट निकाल के सोचते हैं ना कि मैं क्रेडिट कार्ड से कैसे निकलूँ, ऐसे करूँ वैसे करूँ, उससे पहले अपने इमोशंस को ट्रेंड करना है, क्योंकि ये इमोशंस ही ट्रैप में फंसाते हैं। और जिस सोच ने हमें ट्रैप में फंसाया है वो सोच हमें ट्रैप से नहीं निकाल सकती। समझा। तो इसीलिए इन सब चीज़ों के लिए एक इमोशनल लर्निंग की ज़रूरत है। लेकिन यूट्यूब या इन सारी चीज़ों पे या बुक्स में या कई जगह पे ऐसी चीज़ें होती हैं जो लॉजिकल ठीक होती हैं, लेकिन इमोशनल लेवल की लर्निंग नहीं हो पाने के कारण वो लॉजिक्स उसके प्रैक्टिकल एग्जीक्यूट नहीं हो पाते। सर इमोशनल लर्निंग की जो आपने बात कही, सर हमारे एजुकेशन सिस्टम में तो कहीं ये लर्निंग दी नहीं जाती है। तो एक आम व्यक्ति जो अभी ये पॉडकास्ट देख रहे हैं वो अपनी इस इमोशनल लर्निंग को कैसे इम्प्रोवाइज कर सकते हैं कि फाइनेंस की समझ और अच्छी हो सके? देखो, जो हमारा लर्निंग का सिस्टम है उसके अंदर सारी की सारा जो फोकस है ना वो मेंटल लेवल पे है। और इसीलिए आपने ये देखा होगा जो कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज़ में, इंस्टीट्यूट में फर्स्ट आते थे, अगर उनकी जब उम्र 50 साल हो, 40-45 साल के हो जाएं जब वो, और जो नहीं आते थे उनकी बैंक स्टेटमेंट मिलाओ तो ज़रूरी नहीं है कि जो टॉपर थे उनकी बैंक स्टेटमेंट या उनकी वेल्थ या उनका लाइफस्टाइल उनसे बेहतर हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। क्योंकि इनको मानसिक लेवल पे चीज़ें सिखा दी गई। मानसिक लेवल पे चीज़ें जब इंसान सीखता है, नो डाउट मानसिक लेवल पे चीज़ें सीखने के बाद उसको अपनी इमोशनल लेवल की चीज़ को कई गुना मल्टीप्लाई करना आ जाता है। लेकिन अगर इमोशनल लेवल पर चीज़ जीरो है, अगर उसको लाख से भी मल्टीप्लाई करोगे रहेगा तो जीरो ही ना। तो मेन चीज़ क्या है? इमोशनल लेवल पे सीखना। इमोशनल लेवल पे कैसे सीखा जाता है? इमोशनल लेवल पे चीज़ सिर्फ तब सीखी जा सकती है
जब किसी घटना से उसके इमोशंस बुरी तरह आहत हो, वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं, वो नेगेटिव भी हो सकते हैं। जैसे किसी इंसान को ये एडवाइस, बच्चे को एडवाइस दो कि भाग के आप बस पे मत चढ़ो, पेरेंट्स बोलते हैं भागती बस पे मत चढ़ो, लेकिन अगर किसी कारण से वो चढ़ते चढ़ते भागती पे चढ़ रहा हो और उसको पैर रखने की जगह ना मिले या पैर उसका फिसल जाए और एकदम वो बचते बचते बच जाए, लेकिन एक बार उसको दर्शन हो जाए कि आज मेरे साथ क्या होता, तो उसके बाद अब पेरेंट्स को बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी कभी भी। वो हमेशा इस चीज़ का मार्जिन लेके चलेगा। तो ये इमोशनल मानसिक लेवल की लर्निंग होगी मेंटल लेवल पे ही। जब आप मेंटल लेवल से काम ले रहे हो, मतलब आप जिस मसल्स का इस्तेमाल करते हो वही मसल बनेगी ना। आप सोचो कि आर्म्स का करो और वो दूसरी चीज़ बन जाए, वो 5-7% बन सकती है, ज़्यादा नहीं। तो इमोशनल लेवल की लर्निंग के लिए इमोशनल आहत होना बड़ा ज़रूरी है, इमोशनल प्राइज मिलना ज़रूरी है, इमोशनल बेनिफिट फील आना ज़रूरी है, और वो लंबे टाइम तक आना चाहिए, अदरवाइज वो इमोशनल लर्निंग टिकती नहीं है। क्योंकि इमोशंस में अप डाउन आता है, वो टाइम के साथ बदलते हैं। बहुत से ऐसे अमीर लोग मैंने देखे हैं जो गरीब हो जाते हैं, गरीब होने के बाद उनको ये याद आता है कि हमने अमीरियत में क्या बेवकूफ़ियाँ करी, अगर अब हम अमीर हो गए, पैसा आ गया, तो हम वो बेवकूफ़ियाँ नहीं करेंगे, और फिर वो दोबारा अमीर हो जाते हैं, फिर उनकी बेवकूफ़ियाँ शुरू हो जाती है, क्योंकि वो लेसन भूल गए, क्योंकि हालात उनको लेसन सिखा रहे थे। अब जब वो उस चीज़ को भूल गए, जब दोबारा गरीब आते हैं, फिर बोलते हैं यार इस चीज़ की तो समझ मेरे में आ गई थी, लेकिन मैं फिर भी वो इम्प्लीमेंट नहीं कर पाया। तो इमोशंस लंबे टाइम तक वैसे रहने चाहिए। जैसे मैंने कई जगह पे, आपने भी देखा होगा, राजस्थान के अंदर जो पुरानी लेडीज थी ना, वो कटोरियों में भी पानी भर लेती थी, जबकि आज की तारीख में उनके घर पे नल लगे हुए हैं, लेकिन मानसिक वही लेवल बना हुआ है कि पानी की कमी हमेशा रहती है और हर एक चीज़ में भर लो, उनका दिल करे तो चम्मच में भी भर ले, वो स्टोरेज जैसा उनको हमेशा लगता है, आदत बनी हुई है, वो आदत बन गई है। तो वो उनके इमोशंस की इस तरीके की लर्निंग हुई है। कई लोगों की इमोशंस की कंजूसी की लर्निंग हो जाती है, कई लोगों के इमोशंस की आने से पहले पैसे खर्च करने की हो जाती है, कई लोगों की ऐसे इन्वेस्टमेंट की हो जाती है कि वो अपने आप को काट के काम करते हैं, जिंदगी बेच के पैसे कमाने से जो डोपामाइन है वो सारी उम्र की जिंदगी बेच देते हैं और ये करते हैं। तो वो आदमी को अपने इमोशंस की लर्निंग को फोकस करके देखना चाहिए कि मेरे जो इमोशंस हैं उन्होंने क्या लर्न किया हुआ है और मुझे बैलेंस्ड लाइफ के लिए किस तरीके की लर्निंग चाहिए। अपनी उस इमोशनल लेवल के सॉफ्टवेयर में आदमी को झांक के उसको होश के साथ जी के तब वो करना चाहिए। अदरवाइज आप देखो लोगों को जो लतें लगी हुई हैं, चाहे वो स्मोकिंग की है या वो ड्रिंकिंग की है या अननेसेसरी शॉपिंग की है या ऐसी चीज़ें खाने की हैं जो पेट के लिए हानिकारक है लेकिन जीभ के लिए अच्छी हैं, तो ये सारी की सारी उनकी इमोशंस लर्निंग है जो कि उनके खिलाफ काम कर रही हैं। तो इन्हीं को ही आप ठीक कर लेता है इंसान, तो उस चीज़ से बाहर आ जाता है। बहुत बढ़िया। लोकेश जी, एक और सवाल बहुत सारे लोग पूछते हैं और इस पे सोशल मीडिया पे दो मत हैं, तो दोनों मत भी मैं आपको पूछता हूँ और आपकी क्या राय है वो भी जानना चाहूँगा। कुछ लोग बोलते हैं घर खरीदना चाहिए, ये एसेट है। कुछ लोग बोलते हैं कि मैं किराए के घर पे रहता हूँ क्योंकि घर लायबिलिटी है। तो आपके हिसाब से घर एसेट है या लायबिलिटी? और दूसरा, यदि एसेट है तो इसको बनाने का क्या तरीका होना चाहिए कि एसेट के रूप में बने? देखो, कोई भी चीज़ लायबिलिटी भी हो सकती है और वही चीज़ एसेट भी हो सकती है, बशर्ते कि आप उसका इस्तेमाल कैसे करते हैं। जैसे पैसा एक नुकसानदायक चीज़ भी हो सकती है कि अगर आप कोई इंसान उससे नशे खरीद के यूज़ करता है, और अच्छी भी हो सकती है अगर वो उसका एजुकेशन लेके उसका सही यूज़ करता है। तो जैसे घर की बात करी, ये लायबिलिटी है या एसेट, ये एक तरीके से लायबिलिटी होती है, लेकिन ये लायबिलिटी लेनी ज़रूरी है। जैसे खाने के ऊपर का जो खर्चा होता है वो भी लायबिलिटी होता है, लेकिन खाना खाना ज़रूरी है। तो ये वो लायबिलिटी है जो हर इंसान को अफोर्ड करनी चाहिए। ओके। इस लायबिलिटी से बचना नहीं चाहिए, इसको एक्वायर करना चाहिए और इसको इस तरीके से अफोर्ड करे कि वो उसको लायबिलिटी, वो उसको बहुत बड़ी बोझ ना लगे। अब अगर उसके पास अपना घर है तो बहुत अच्छी बात है, अगर उसके पास अपना घर नहीं है तो कोई छोटा मोटा या कैसा भी उसको घर ले लेना चाहिए। और अगर वो घर उसने अपनी ज़रूरत से बहुत ज़्यादा बड़ा ले लिया तो वो उसके लिए लायबिलिटी हो सकता है, क्योंकि उस पर लोन ज़रूरत से ज़्यादा हो गया, उसका वो यूज़ उतना नहीं कर पा रहा
जितना उसके बदले उसको पे करना पड़ रहा है, उसका मेंटेनेंस हो गया उस केस में, तो वो उस केस में लायबिलिटी हो जाएगा। और रही बात एसेट्स की, वो एसेट्स वैसे एसेट्स नहीं है, वो एसेट्स सिर्फ 2 केस में होता है। जिस दिन उसका रेट बढ़ गया, उसने उसको बेच दिया, तो उससे कैपिटल गेन हो गया, तो वो एक एसेट के तौर पे हो गया। और दूसरा एक चीज क्या होता है कि अगर उसने वो अपने लिए रख रखा है तो वो उसको सुकून प्रदान करेगा, और सुकून लेना ही पैसे से ये सबसे जरूरी चीज है। अगर पैसे होते हुए भी सुकून नहीं है तो पैसे का होना ना होना एक ही बात है। अगर किसी के पास बंदूक है और उसको चलानी नहीं आती तो समझ ले कि उसके पास बंदूक है ही नहीं। ठीक है, तो रही बात इस चीज़ की कि ये एसेट्स है या लायबिलिटी, ये ऐसी लायबिलिटी है जो हर किसी को लेनी चाहिए। और एसेट्स ये तब बनती है जब कोई खरीद के इसको कम प्राइस पे खरीद के और इसको अच्छा रेंट पे लगा देता है और उससे उसको कमाई आती है, तो उस केस में वो एसेट हो जाती है। अब आपका एक अगला सवाल आया है कि इसको रेंट पे लें या इसको खरीदें। सोशल मीडिया पे इसके दोनों मत हैं। मैंने एक बार सुना कि इसको रेंट पे लिया जाए, तो उसके देने के जो लॉजिक थे वो भी बिल्कुल सही थे लॉजिक, लेकिन वो लॉजिक मतलब मैं उनसे संतुष्ट नहीं हूँ। इसलिए नहीं कि वो लॉजिक गलत है, लॉजिक तो ठीक है, लेकिन उनकी प्रैक्टिकलिटी उतनी सही नहीं है। मैं भी शेयर करता हूँ वो। जैसे कि कोई भी घर आप लो, फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं 4 करोड़ रुपए का घर है। जैसा चित्रेश जी अभी आपने बताया कि सोशल मीडिया पे 2 मत हैं कि घर किराए पे लेना चाहिए या घर खरीद लेना चाहिए। मैं इसको एक एग्जाम्पल से समझाना चाहूँगा। सपोज कि आज की तारीख में कोई आदमी घर देखो कोई खरीदता है तो 4 करोड़ रुपए के आसपास का अगर कोई घर है तो उसका किराया 40,000 के आसपास होगा। हाँ, अभी इतना ही हम होगा। जिस जगह शूट कर रहे हैं हाँ ये 4 करोड़ का ही और इसका किराया भी 40,000 है। हाँ, तो ये बिल्कुल सेट एग्जाम्पल बैठ रहा है। बिल्कुल सर। अब आप देखो, आज से मैं आपको 30 साल बाद पीछे लेके चलता हूँ। तो 30 साल पहले जो ये 4 करोड़ का घर है, अप्रोक्सीमेटली 30 साल पहले 95 के आसपास, 4 के आसपास, इसका रेट 4 ही लाख होगा। हाँ, और तब इसका किराया 4 लाख होगा, 4,000 रुपये होगा। 4 लाख का घर तो 4,000, ये 40 लाख का आज की तारीख में तो 40,000 रुपये इसका रेंट। और ये सोचना बहुत अच्छी बात है कि जो लॉजिक दिया जाता है सोशल मीडिया पे, अभी जो ऑफ कैमरा बात हो रही थी कि इसको रेंट पे लिया जाए, क्योंकि 40 लाख रुपए से जैसे भी बात हो रही थी सोशल मीडिया पे जो मत है कि रेंट पे लिया जाए, तो ये जो 4 करोड़ का घर है, तो 4 करोड़ के घर को घर ना लेके ऐसे यूज किया जाए जिससे कि लाख रुपया महीना आ जाता है आराम से, जिसमें से 40,000 किराया दिया जा सकता है, 60,000 आपके पास बच सकते हैं। तो ये भी लॉजिक दिया जाता होगा सोशल मीडिया पे, यही दिया जाता है। यही दिया जाता है। और ये लॉजिक बिल्कुल सही है, गलत नहीं है, ये बिल्कुल ठीक है। अभी मैं आपको लेके गया था 30 साल पहले जब ये 4 लाख का था, तब ये 4 लाख का था, 4 करोड़ का हो गया। अब मैं इसको लेके चलता हूं आपको 30 साल और आगे, यानी कि 2055 के आसपास, 55-60 जो भी होगा, तो तब इसकी कीमत होगी 400 करोड़। हाँ, क्योंकि 4 लाख से 4 करोड़ आया, 2 जीरो लगी, तो 400 करोड़ के आसपास होगी। तब इसका किराया पर मंथ का 4 लाख रुपए होगा। तो तब भी ये फील आएगा कि 400 करोड़ रुपए का मैं घर लेने की बजाय, 4 लाख रुपया किराया देने की बजाय, मैं 10 लाख तो इससे वैसे ही कमा सकता हूं, 4 लाख दे दूं और 6 लाख का मैं मेरे खर्चे के लिए आ जाएगा। लेकिन अब देखो, जो आप 400 करोड़ के घर पे हो आज, आपको 60 साल पहले ले जाया जाए जब वो 4 लाख का था, तो क्या आप तब भी ये सोचोगे नहीं मैं इसका सारी उम्र किराया ही देता जाऊंगा? आपके दिमाग में हो सकता है ये आ जाए कि यार 4 लाख का है तो मैं कैसा भी थोड़ा बहुत एफर्ट करके साल 2 साल हिम्मत मार के इसको कम से कम इस ट्रेडमिल से तो उतरूं। पहले 4,000 किराए देने के ट्रैप में था, फिर 40,000 देने के ट्रैप में आ जाऊंगा हूं, और अब आगे मैं 4 लाख के ट्रैप में आ जाऊंगा। इस ट्रेडमिल से कभी तो उतरना पड़ेगा, क्योंकि आदमी की तो उम्र कम होएगी, मतलब आदमी तो डेप्रिशिएट होएगा। तो इससे अगर पीछा छुड़ाना है तो घर का मालिक बनना जरूरी है। अगर कोई इंसान ये बोल 4 करोड़ का घर है और 40,000 रुपये किराए में मिल जाता है और लाख रुपए आप कमा पाते हो 4 करोड़ से, तो 60,000 रुपये तो आपके पास अपनी लाइफस्टाइल के बचता ही है। ये चीज समझ में आ गई। अब इसी चीज को समझाने ये किस आदमी की समझ में आएगी? सिर्फ उस आदमी की समझ में आएगी जिसके पास 4 करोड़ नहीं है। जिसके पास 4 करोड़ का घर है, आप ऐसे 100 लोगों के पास जाओ,
घर में बैठो, चाय पी, पानी पियो। उनको ये समझाओ कि आपके पास जो 4 करोड़ का घर है, इसको बेच के अगर आप 40,000 का ऐसा ही घर किराए पे ले लो, 60,000 आपको बचेंगे, तो उनकी समझ में बात नहीं आएगी, वो इस पे एक्शन नहीं लेंगे। क्यों नहीं एक्शन लेंगे? हाँ, जबकि आपने उनको फैक्ट बताया है। और इस लॉजिक में कोई कमी नहीं है, नो डाउट 4 करोड़ से लाख रुपए महीना कमाना कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, बहुत आसानी से आ जाता है। लेकिन जो घर का मालिक है उसकी समझ में ये बात क्यों नहीं आ रही? 100 को समझाओगे, कितने लोग अपना घर बेचने के लिए तैयार होंगे? मुझे लगता है एक भी नहीं होगा। सिर्फ वही बेचने के लिए तैयार होगा जिसको किसी की देनदारी देनी है, क्योंकि वो देनदारी देके सुकून लेना चाहेगा। और जो आदमी मकान का मालिक बनके सुकून हासिल किए हुए है, वो अपना सुकून भंग नहीं करेगा। तो ये जो लॉजिक समझाया गया है ना, ये लॉजिक बिल्कुल सही है, लेकिन इसमें सुकून की जगह तो नहीं कहीं बनाई हुई। और आदमी इस प्लेनेट पे सुकून लेने ही तो आया होगा, तो कम से कम अपना घर बना लेना चाहिए, बजाय जब 4 लाख में मिल रहा है तब ले लो, या फिर 400 करोड़ में आएगा तब ले लो, नहीं तो इस ट्रेड मिल पे भागते ही रहो। और दिमाग में ऑनरशिप ऑफ योर ओन हाउस, ये एक अपने आप में सुकून देता है। और जब आपको किराया देना पड़ता है या सामान शिफ्ट करना पड़ता है, या मकान मालिक के इंस्ट्रक्शंस पे कोई चीज़ बाउंडेशन में रहना पड़ता है, तो वो आप कितने भी रिच हों या कैसा भी लाइफस्टाइल आप ले रहे हों, तो वो आपकी कहीं ना कहीं पीस ऑफ माइंड को डिस्टर्ब करता है। तो नो डाउट ये लॉजिक ठीक है, लेकिन समझ में सिर्फ उस आदमी के आएगा जिस पे पैसे नहीं है, क्योंकि वो इसी को समझना चाहेगा जिससे वो ये कहेगा कि मैं जो सोच रहा हूं ठीक सोच रहा हूं, क्योंकि पैसे नहीं है। तो इसीलिए वो इसी लॉजिक को पकड़ेगा। जैसे कई लोग विदेश जाते हैं ना, तो बोलते हैं इंडिया का तो हालात ख़राब है, वहाँ वेदर इतना अच्छा है, मौसम इतना शानदार है, वहाँ दवाइयाँ अच्छी मिलती हैं, ऐसा नहीं होता, खाना अच्छा मिलता, फलाना होता है, ये है, सारी बड़ाइयाँ होंगी। मान लो उसका वीज़ा कैंसिल हो जाएगा ना, फिर बोलेगा इंडिया जैसा तो देश ही कहीं नहीं है, यहाँ बिना खाए पिए जी लेते हैं लोग, वहाँ तो काम करना पड़ता है, वहाँ क्या है, सब लेबर ही कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। तो वो ऐसे ऐसे लॉजिक्स को पकड़ता है, वो अपने आप को गलत नहीं ठहराना चाहता। इसीलिए हर चीज़ के 2 पहलू होते हैं, तो वो उस वाले पहलू को पकड़ेगा जिस पहलू के पास वो खड़ा है, उसकी मजबूरी है। जैसे सरकार में होता ना, पावर में है तो कुछ और शब्दावली आएगी, अगर विपक्ष में है तो उसी की शब्दावली कुछ और हो जाएगी। या फिर कोई मालिक है किसी कंपनी का, वो ये सोचेगा कि एम्प्लॉय को मैं इतनी कम तनख्वाह पे रखूं और ज़्यादा से ज़्यादा काम लूं। अगर एज ए एम्प्लॉय कोई जाएगा, वो सोचेगा कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा तनख्वाह दे, कम से कम काम ले, ज़्यादा छुट्टियां दे, ज़्यादा बेनिफिट दे। तो जो आदमी जिस जगह पे होता है ना, वो उसी तरीके के लॉजिक्स को अपने आप को ठीक साबित करने के लिए उनका इस्तेमाल करता है। तो इसीलिए जो सोशल मीडिया पे बताया जा रहा है कि घर को रेंट पे लो, वो इसीलिए बताया जा रहा है ताकि उस प्रकृति के लोग सुनेंगे, और उस प्रकृति के लोग सुन के उसको रेंट पे लेंगे, और उनको लगेगा कि हमने बहुत अच्छी बात सुनी है। लेकिन उस वीडियो को देख के कितने लोगों ने घर बेचा होगा अपना 4 करोड़ रुपए का कि 4 लाख? तो फिर अगर किसी की समझ में ये बात ही नहीं आई, जिस पे घर है वो बेच ही नहीं रहा, और जिस पे है ही नहीं वो खरीद ही नहीं रहा, तो इस एजुकेशन का रोल क्या हुआ? तो लोकेश जी, यदि किसी की सैलरी 1 लाख रुपए है, नहीं वैसे आउट ऑफ द कैमरा बात गलत तो नहीं है, बात तो जेन्युइन नहीं है। नहीं, कैमरे पे भी की जा सकती है। तो लोकेश जी, यदि किसी की सैलरी 1 लाख रुपए है, हाँ, तो उसको कब घर खरीद लेना चाहिए और कितने तक का खरीद लेना चाहिए? देखो जिसकी लाख रुपए, देखो सबसे पहली बात होती है कि घर कितने तक का खरीद लेना चाहिए, ये उसकी जो मिनिमम रिक्वायरमेंट फुलफिल होती हो उससे 10% 20% ज़्यादा का खरीदना चाहिए, क्योंकि एग्जैक्ट आदमी की ना कैलकुलेशन फिक्स नहीं बैठ पाती, तो थोड़ा सा मार्जिन उसका होना चाहिए। मान लो उसको 1 BHK की रिक्वायरमेंट है तो उसको 2 का लेना चाहिए, 2 की रिक्वायरमेंट है तो 3 का ले लेना चाहिए। थोड़ा सा मार्जिन उसको बढ़ाना चाहिए ताकि कोई भी अप डाउन उसको सेल खरीद करना ना पड़े, या कंजस्शन होने के कारण उसको जगह ना बदलनी पड़े, थोड़ा सा मार्जिन ज़रूर ले लेना चाहिए। लेकिन ये डिपेंड करता है कि उसने अपनी इस रिक्वायरमेंट को किस तरीके से बढ़ाया हुआ है। मान लो वो सिंगल है, उस पर बहुत ज़्यादा लोग नहीं हैं उसके साथ रहने के लिए, तो वो 2 BHK जैसा भी ले सकता है, और अगर उसको इस एरिया में रहना ही नहीं है तो 1 BHK जैसा भी ले सकता है, तो बाद में जाते हुए सेल कर ले। और रही बात कि उसको कितना 1 लाख रुपए में कितना ले लेना चाहिए, तो मेरा देखो ये मानना है कि उस इंसान को, कोई भी इंसान जो भी घर ले, और अगर वो किश्तों पे ले रहा है, कई होता है ना कि अपनी कोई प्रॉपर्टी बेच के ले रहे हैं, तो कितने का भी अपनी लाइफस्टाइल के हिसाब से ले सकते हैं। अगर उसको फाइनेंशियल मैनेज करने हैं इस केस में, तो उसको क्या करना चाहिए कि वो जो घर वो ले रहा है उसका कितना किराया है। मान लो उसको 25,000 रुपये किराया है, और वो 50-60 लाख रुपए का घर है, या
80 जो भी प्राइस है, तो उसको कम से कम इतनी डाउन पेमेंट ज़रूर कर देनी चाहिए कि उसकी जो 20 साल की EMI बने वो उतनी ही बने जितना कि किराया है। अगर किसी कारण से वो जॉब नहीं कर रहा, जॉब छूट जाए या वो अपने पेरेंटल के घर वापस जाना पड़ जाए, तो उसको घर को वो किराए पे भी दे देगा तो उसकी किस्त उससे निकलती जाएगी। और दूसरी चीज़ ये भी है कि किराया तो टाइम के साथ बढ़ता है लेकिन उसकी किस्त वही रहेगी, तो 5-7-10 साल के बाद उसको वो किस्त कम लगने लगेगी, तो इसलिए उसको वो एक्वायर करना अच्छा लगेगा। मतलब मान लीजिए किसी ने 1 करोड़ का घर खरीदा, तो 1 करोड़ की मेरे ख्याल से अमूमन किस्त बनती है 1 लाख रुपए। अब वो डिपेंड करता है कि कितनी डाउन पेमेंट दी है। तो यदि उसका 1 लाख रुपए किराया हर महीने मिलने लगे तो 1 करोड़ का घर खरीद ले। अगर उसका किराया 1 लाख रुपए है 1 करोड़ का, तो वो 1 लाख रुपए की EMI देने जैसा बन ले, लेकिन उसके पास उस 1 लाख रुपए देने के लिए कैश फ्लो भी उसका अर्निंग होनी ज़रूरी है। अगर उसके पास सारी चीज़ें उसने दे के वो घर खरीद लिया और उसके पास पर मंथ देने के लिए लाख रुपए नहीं है तो घर बिकेगा। घर बिकेगा। तो मेरा कहने का ये मतलब है कि जो ज़्यादा से ज़्यादा किस्त रखो वो इतनी ही रखो जो किराए जितनी होती है। ओके। कम से कम तो आप कितनी भी रख सकते हो। मतलब किसी को 1 करोड़ का घर खरीदना फॉर एग्जांपल और उसके पास 50 लाख कैश है और फिर बाद में उसकी इंस्टॉलमेंट 25,000 बन रही है तो उसको खरीद लेना चाहिए। यदि 5-10 हज़ार कम भी किराया मिल रहा है, मान लो 25,000 रुपए किस्त है और उसको किराया 15,000 रुपए मिल रहा है तो भी खरीद लेना चाहिए, इतना मैनेजेबल है। 20-25% तक के आप अप डाउन कर सकते हो, मैनेजेबल है। हाँ। गॉट योर पॉइंट। तो लोकेश जी बड़ा अच्छा आपने सभी पहलुओं पे बड़ी अच्छी बातें कही और होप ये पॉडकास्ट बहुत सारे लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। और जो आपने घर के ऊपर बात कही वो तो लाजवाब है कि जो वो वीडियो देख के जब कोई बेच ही नहीं रहा और जिनके पास पैसे नहीं वो खरीद ही नहीं रहे तो इस एजुकेशन का फ़ायदा क्या। तो लोकेश जी हम दोबारा फिर एक बार आपके साथ डिस्कशन करना चाहेंगे। बहुत सारे क्वेश्चन अभी भी मेरे दिमाग में हैं जिनको हमें और लेना चाहिए आपके साथ मिलके, पर क्योंकि समय की थोड़ा बाउंडेशन है तो एक बार फिर अपने पॉडकास्ट पे मैं आपको बुलाना चाहूँगा। तो आज के इस ज़बरदस्त पॉडकास्ट के लिए लोकेश जी बहुत बहुत धन्यवाद और उम्मीद करता हूँ कि दर्शकों को भी बहुत पसंद आएगा। और आपके भी कोई सवाल हो तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए, हम दोबारा लोकेश जी को बुलाएंगे और आपके सवालों के साथ दोबारा लोकेश जी के साथ बैठेंगे। तो लोकेश जी बहुत बहुत धन्यवाद आने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया चित्रेश जी अपने इस प्लेटफॉर्म के ऊपर बुलाने के लिए और इतनी अच्छी चर्चा करने के लिए। थैंक यू सो मच।